हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किया था अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ शेयर्स। इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो कॉर्पोरेट लॉ का इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिगोपक का कमीशन। अभिगोपक वह व्यक्ति है जो कंपनी के शेयर्स को बिकवाने के लिए कंपनी की हेल्प करता है। कंपनी जिन भी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, चाहे वो शेयर्स हों या डिबेंचर्स हों, तो जनता को इन सिक्योरिटीज़ को, इन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए या उनको बिकवाने से रिलेटेड जो पर्सन एक्टिविटीज़ करता है, जो पर्सन जनता को यानी पब्लिक को कंपनी के सिक्योरिटीज़ शेयर और डिबेंचर्स खरीदने के लिए जो पर्सन उनको अट्रैक्ट करता है, उन्हें बेचने की गारंटी लेता है, उस पर्सन को हम अंडरराइटर कहते हैं। और अंडरराइटर को कंपनी के सिक्योरिटीज़ बेचने के बदले में जो कमीशन दिया जाता है उसे हम अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। अंडरराइटर को जो कमीशन मिलता है उसमें ये कंडीशन होती है कि अगर पब्लिक कंपनी की कुछ सिक्योरिटीज़ को तो परचेज़ कर रही से रह गई हैं, तो उस केस में अंडरराइटर उन सिक्योरिटीज़ को भी लेने की गारंटी देता है। जब भी कंपनी अंडरराइटर्स अपॉइंट करेगी तो अंडरराइटर्स के साथ एक एग्रीमेंट किया जाएगा। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। उसके बाद जब हम अंडरराइटर्स को कमीशन देने की बात कर रहे हैं तो अंडरराइटर को दी जाने वाली कमीशन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। नंबर 2, आप जो कमीशन देंगे वो शेयर्स के ऊपर 5% और डिबेंचर्स के ऊपर 2.5% हो सकती है, या फिर आपके आर्टिकल्स में जैसा भी लिखा हो। 3rd, आप जिस भी दर से या जिस रेट से आप अंडरराइटर को कमीशन दे रहे हैं वो आपको अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी ज़रूरी है। उसके बाद आपने जितने भी अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया है उन्हें आप जितना भी अमाउंट दे रहे हैं, कितने शेयर्स के ऊपर उनको कमीशन दे रहे हैं, ये सब आपको अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने जिस पर्सन को भी अंडरराइटर अपॉइंट किया है, तो यानी कि टोटल आपके जितने भी अंडरराइटर्स हैं, आपको प्रोस्पेक्टस के साथ इस अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की भी एक कॉपी कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होगी। तो अब हमने अल्टीमेटली कहा कि अंडरराइटिंग कमीशन उन अंडरराइटर्स को दिया जाता है, ये कंपनी पे करती है, वो व्यक्ति जो कि कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए गारंटी लेते हैं, और अगर कंपनी के कुछ शेयर्स बिकने से रह जाते हैं तो ये अंडरराइटर्स उन शेयर्स को खुद खरीद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया अंडरराइटिंग कमीशन। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज यानी कि दलाली। दलाल वो पर्सन है जो कि कंपनी के सिक्योरिटीज़ को खरीदने में और बेचने में बायर और सेलर की मीटिंग कराते हैं। यानी कि सेलर ऑफ सिक्योरिटी मींस कंपनी एंड द बायर ऑफ सिक्योरिटीज़ मींस पब्लिक। तो यानी कि ये जो भी व्यक्ति सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं किसी चीज़ को बेचने और ख़रीदने से रिलेटेड, तो उस पर्सन को हम दलाली देते हैं। अगर पब्लिक कंपनी के सारे शेयर्स को नहीं ले रही है, जनता सारे अंशों के लिए आवेदन नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में दलाल या ब्रोकर्स उन शेयर्स को लेने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। जबकि अभी हमने अंडरराइटिंग में पढ़ा कि अगर कुछ शेयर्स बिकने से रह जाते हैं तो इसके लिए अंडरराइटर्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बिना बिके शेयर्स को अंडरराइटर्स खुद खरीद लेते हैं, जबकि ब्रोकर्स बिना बिके हुए शेयर्स को खुद से नहीं खरीदते। तो जितने भी शेयर्स ब्रोकर्स सेल कर पाते हैं उतने बिके हुए शेयर्स के लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है, और उसी कमीशन को हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो अब ये जो ब्रोकरेज आप देंगे ये आप प्रोफेशनल ब्रोकर्स को दे सकते हैं, आप बैंकर्स को भी ब्रोकर के फॉर्म में अपॉइंट कर सकते हैं। तो ब्रोकर्स कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए अरेंजमेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं ताकि
वो पर्सन कंपनी के शेयर्स को खरीद सके। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस क्रिएट किया, दैट इज़ अंडरराइटर्स वर्सेस ब्रोकर्स। तो अंडरराइटर्स कंपनी के शेयर्स को बेचने की गारंटी लेते हैं, कंपनी के जो शेयर्स बिकने से रह जाते हैं अंडरराइटर्स उन्हें खुद खरीद लेते हैं, लेकिन ब्रोकर्स कंपनी के बिना बिके शेयर्स को खुद नहीं खरीदते। आपने अंडरराइटर्स को जो कमीशन देना है वो आपको अपने प्रोस्पेक्टस और आर्टिकल्स में मेंशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रार के पास आपको इसकी कॉपी सबमिट करानी ज़रूरी है, लेकिन ब्रोकर्स के केस पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात आती है प्लेसिंग की। प्लेसिंग का मतलब कि कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को जो कंपनी ऑफ़र कर रही है, आप किन पर्सन्स को उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका ब्रोकर है या जो मीडिएटर है वो बिना बिके शेयर्स को बेचने की गारंटी नहीं लेता, और इसके लिए भी उसे एक प्री डिटरमाइंड रेट से कमीशन दिया जाएगा, और उसे जो कमीशन दिया जाएगा वो भी जितने शेयर्स उसने सेल किए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इश्यू ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी जब पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स देने के लिए, तो वो अपने शेयर्स को किसी भी मूल्य पर बेच सकते हैं। जब कंपनी इनवाइट करती है तो कंपनी ऐसा प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर सकती है, यानी कि जब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाएगा तब तक कोई कंपनी शेयर्स को भी इशू नहीं कर सकती है। शेयर्स को इशू करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एट पार पे, सेकंड एट प्रीमियम और थर्ड एट डिस्काउंट। तो एट पार की अगर हम बात करें, इट मीन्स आपके शेयर की जितनी भी वैल्यू है उतने पे ही शेयर को इशू करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस 100 रुपये रखा है और आप 100 रुपये पे ही इशू करना चाहते हो, तो आप कहेंगे कंपनी ने अपने शेयर्स को पार पे इशू किया है, यानी कि अपने उसी मूल्य पे इशू किया जितने पे रजिस्टर हुआ था। नंबर 2, अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू करना चाहती है, प्रीमियम का मतलब अगर आपका 100 रुपये का शेयर है, आप उसे 120 रुपये में इशू करना चाहते हो, तो आपका 100 रुपीज़ तो आपका नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की, और 20 रुपीज़ जो आपने प्रीमियम के अर्न किए हैं, टोटल आपने 120 पे इशू किया है। 100 रुपये तो आपका शेयर की फेस वैल्यू और 20 रुपीज़ आपका प्रीमियम कहलाएगा। अब कोई कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू कर रही है तो उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कंपनी अब तक डिविडेंड इशू करती आ रही है। अगर कोई कंपनी फ्रेश शेयर्स को इशू करना चाहती है तो ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी एक रेप्यूटेड कंपनी है, वो कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। उसके बाद आपका ये जो प्रीमियम है ये कब एप्लीकेबल होगा, यानी कि जब आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करना चाहते हो तो कोई कंपनी किस तरह से कर सकती है, इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा। कंपनी जब अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो जो टोटल अमाउंट आपने रिकवर किया सिक्योरिटी वाला, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, 100 रुपीज़ का शेयर हमने 120 में अगर इशू किया है, तो ये जो 20 रुपीज़ आपके पास हैं, इस 20 रुपीज़ वाले प्रीमियम के अमाउंट को हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, और जो आपके 100 रुपीज़ है ये आपका उसी तरह से आपकी कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आपने जो ये अमाउंट प्रीमियम की फॉर्म में इकट्ठा किया है, इसे कंपनी अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकती है। जैसे अगर कोई कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना चाहती है, कंपनी बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है, कंपनी ने शेयर्स को इशू करते टाइम अगर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, कोई अंडर राइटिंग कमीशन दी है, तो उनको आप इससे रिकवर कर सकते हैं। कंपनी अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी इससे उनका भुगतान कर सकती है, या फिर अगर कंपनी कोई और सिक्योरिटीज़ परचेज़ करना चाहती है या अपनी ही कंपनी की सिक्योरिटीज़ परचेज़ करना चाहती है, तो इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से खरीद सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को अपने प्री डिटरमाइंड रेट या अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू करती है, तो हम कहेंगे कि कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया। जैसे हमारा शेयर 100 रुपीज़ का है, हम इसे 97 में इशू करते हैं, तो इट मीन्स हमने 3 रुपये डिस्काउंट के इशू किए। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है तो आपको देखना है कि उन शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या है। अब कंपनी डिस्काउंट पे इशू क्या हमेशा कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ प्रोहिबिशंस हैं। जैसे कंपनी सिर्फ डिस्काउंट पे तभी इशू कर सकती है जब उसने सेक्शन 54 को फॉलो किया हो। दूसरा, अगर कोई कंपनी
डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर देती है और उसने कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की है, तो ऐसा इशू ऑफ शेयर आपका वॉइड माना जाएगा, यानी वो व्यर्थ माना जाएगा। तीसरा, कंपनी अगर सेक्शन 54 में दिए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती है, आई एम रिपीटिंग, कंपनी अगर सेक्शन 53 और सेक्शन 54 में दिए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, फिर भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर दिए जाते हैं, तो कंपनी को इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। जो भी व्यक्ति या जो ऑफिसर्स ऐसा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उन्हें फ़ाइन भी देना पड़ेगा। जो उन्हें फ़ाइन देना है वो मिनिमम आपका 1 लाख रुपये होगा और मैक्सिमम जो आपका 5 लाख रुपीज़ तक हो सकता है, और आपको 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो अब हमने कहा कि हमने शेयर्स को अलग अलग टाइप से इशू किया। जैसे हमने कहा कि शेयर्स को हम एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों तरह से इशू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने अगर बुक बिल्डिंग करनी है। बुक बिल्डिंग का मतलब कि कंपनी जिन अंशों को इशू करना चाहती है, जिन शेयर्स को इशू करना चाहती है, उन्हें किस प्राइस पे इशू किया जाए, यानी कि किस रेट पे हम शेयर्स को इशू करेंगे। जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है तो उसके लिए हम IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ़र करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स शेयर्स के लिए कितना प्राइस देने के लिए एग्री करते हैं, यानी कि शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट इन्वेस्टर्स देना चाहते हैं और कितना अमाउंट कंपनी उनके ऊपर रखना चाहती है। तो शेयर्स को इशू करने के लिए हम बिड्स इनवाइट करते हैं, बोलियां इनवाइट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है बुक बिल्डिंग। उसके बाद इशू प्राइस आपका लास्ट में वो फाइनल होता है जितना कंपनी ने उस प्रोसेस के दौरान फाइनल किया था। तो सेबी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। उन्होंने भी कहा कि बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इशू की जाने वाली सिक्योरिटीज़ को, उनके प्राइस को इन्वेस्टर्स से ही फाइंड आउट कराते हैं। आप ये देखते हैं कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्या है और कंपनी के शेयर्स को इन्वेस्टर्स कितने प्राइस पे लेने के लिए एग्री करते हैं। जिन सिक्योरिटीज़ को आप इशू करना चाहते हो उनके लिए उनकी बिड्स को इनवाइट करने के लिए पहले आपको कोई नोटिस या कोई एडवर्टीजमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है जिसमें शेयर्स को बेचने के लिए लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स को इनवाइट किया जाता है। वो कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो कंपनी एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है। उन्हें प्राइस के बीच में ही इन्वेस्टर से बिड्स इनवाइट की जाती हैं, यानी बोलियां इनवाइट की जाती हैं और उन्हीं प्राइसेस के बीच में शेयर्स का प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि हम बिड्स इनवाइट करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग रेट मेंशन करते हैं कि वो किस प्राइस पे हमारी सिक्योरिटीज़ को लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक प्राइस डिस्कवरी का मेथड है। कंपनी अपने शेयर्स का एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज फिक्स कर देती है, जैसे 80 to 100, यानी कि मिनिमम आपका 80 कहलाएगा। 80 से कम बिड्स आप इनवाइट नहीं करोगे और मैक्सिमम ₹100 यानी कि 80 से 100 रुपये के बीच में आप अपने शेयर्स का प्राइस फिक्स कर दोगे। अब जब इन्वेस्टर्स से आप बिड्स को इनवाइट कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स को कितने प्राइस में लेना चाहते हैं। वो प्राइस आपका 80, 90, 100, 95 कितना प्राइस है वो इसी बीच में ही रहेगा, यानी 80 to 100 के रेंज में ही रहेगा। उसके बाद शेयर्स का प्राइस जब आपने फ़िक्स करना है तो हमेशा हर चीज़ मार्केट में जो उसका रेट एस्टैब्लिश होता है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। सेम केस जब आप शेयर्स का प्राइस फ़िक्स करना चाहते हो तो आपको उन शेयर्स की डिमांड और सप्लाई को भी कंसीडर करना है। तो लोएस्ट प्राइस जो हमने 80 रखा है उसे हम फ्लोर प्राइस कहेंगे और जो 100 हमारा मैक्सिमम या हाईएस्ट प्राइस है उसको हम कैप प्राइस कहेंगे। तो इसका मतलब जब कंपनी के शेयर का फाइनल प्राइस फिक्स किया जाएगा तो वो फ्लोर और कैप प्राइस के बीच में ही होगा। जिस प्राइस पे फाइनली कंपनी और इन्वेस्टर्स एग्री करते हैं उस प्राइस को शेयर का प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा और ऐसे प्राइस को हम कहेंगे कट ऑफ प्राइस। तो ये पूरा प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप लीड मैनेजर अपॉइंट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आप सेलेक्ट करेंगे जिसका काम होगा कि पब्लिक को शेयर्स को
इशू करना। उसके बाद आपका लीड मैनेजर और इशूइंग कंपनी यानी जिस कंपनी के शेयर्स हैं वो कंपनी और लीड मैनेजर प्राइस को फिक्स करेंगे और शेयर्स का डिसाइड करेंगे कि आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आपने इशू करने हैं। उसके बाद सिंडिकेट मेंबर्स को हायर किया जाएगा जो इन्वेस्टर्स से बोलियां या बिड्स इनवाइट करेंगे। जब आप बिड्स इनवाइट कर रहे हो तो इसके लिए आपको 5 डेज़ का टाइम देना होता है। जब 5 डेज़ का टाइम यानी ऑफ़र पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो लीड मैनेजर और इशूइंग कंपनी प्राइस को फिक्स कर देंगे और जो प्राइस फिक्स हो जाएगा उसको हमने अभी कट ऑफ प्राइस कहा, उस कट ऑफ प्राइस पे शेयर्स को हम इन्वेस्टर्स को दे देंगे। अगर प्राइस कैप प्राइस से कम है यानी मैक्सिमम आपने 100 रखा है, अगर 100 से कम आपका कट ऑफ प्राइस आता है तो जिन इन्वेस्टर्स ने 100 रुपीज़ के लिए अप्लाई किया था यानी जो इन्वेस्टर शेयर के लिए 100 रुपीज़ देना चाहते थे और अब मैंने प्राइस अगर 90 पे फिक्स किया है तो उन्हें 10 रुपी पर शेयर के अकॉर्डिंग रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर कुछ शेयर होल्डर्स ने 80 का प्राइस डिसाइड किया था कि वो 80 देना चाहते हैं तो इस कंडीशन में उन्होंने 80 दिया था और हमारा प्राइस 90 है तो उन्हें 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके पास आता है बुक बिल्डिंग वर्सेस फिक्स्ड प्राइस मेथड। बुक बिल्डिंग अभी हमने पढ़ा, इन्वेस्टर से हम इनवाइट करते हैं, उन्हें ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे शेयर्स के लिए कितना प्राइस देना चाहते हो, लेकिन फिक्स्ड प्राइस में आपके प्राइसेस ऑलरेडी फिक्स हैं। बुक बिल्डिंग में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस फिक्स होता है जबकि फिक्स्ड प्राइस में ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टर को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। जिस प्राइस पे आपने शेयर्स को इशू करना है ये प्राइस आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड करते हैं और इन्वेस्टर्स को शेयर्स उसे फिक्स्ड प्राइस पे इशू कर देते हो। उसके बाद आपके पास आता है बुक बिल्डिंग वर्सेस रिवर्स बुक बिल्डिंग। अभी तक हमने बुक बिल्डिंग पढ़ा यानी कि शेयर्स को कितने प्राइस पे इशू करना है ये हम बिड्स के थ्रू इनवाइट करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस फिक्स करते हैं। यानी कि कंपनी जब शेयर्स को इशू करना चाहती है, कैपिटल को रेज करना चाहती है तो उस टाइम पे हम बुक बिल्डिंग करते हैं। अब इसका रिवर्स अगर हम बात करें यानी इसका अपोजिट वो हो गया रिवर्स बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में हमने शेयर्स को इशू किया लेकिन रिवर्स बुक बिल्डिंग का मतलब जब कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस ख़रीदना चाहती है तो हम रिवर्स बुक बिल्डिंग की बात करेंगे। ये भी प्राइस रिकवरी का एक मेथड है जिसमें हम ऐसे बिड्स इनवाइट करते हैं जो हमारे करंट इन्वेस्टर से इनवाइट की जाती हैं। इसमें लास्ट डे पे जो प्राइस होता है उसी प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स को वापस ख़रीद लेती है। जो आपका रिवर्स बुक बिल्डिंग में प्राइस होता है वो आपका मार्केट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होता है। तो हमने कहा बुक बिल्डिंग भी प्राइस डिस्कवरी का एक मेथड है। सेम केस रिवर्स बुक बिल्डिंग भी प्राइस डिस्कवरी का मेथड है। बुक बिल्डिंग में आप बिड्स इनवाइट करते हो इन्वेस्टर से, वो आपके करंट या फ्यूचर के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन रिवर्स बुक बिल्डिंग में आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आपके एग्जिस्टिंग वाले इन्वेस्टर्स ही होंगे। उसके बाद हमने किया इंडिया में बुक बिल्डिंग का क्या स्कोप है। इंडिया में बुक बिल्डिंग सबसे पहले 1995 में स्टार्ट हुई थी जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी, वो कमेटी YH टेलीकॉम कमेटी थी। सेबी के अंडर इस कमेटी को अपॉइंट किया था। इन्होंने अपना रिकमेंडेशंस यानी कि अपने सुझाव दिए थे। इस कमेटी ने और सेबी ने कहा 1995 में कि बुक बिल्डिंग रूट को अडॉप्ट किया जाना चाहिए जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती हैं। जनवरी 2000 में सेबी ने कुछ न्यू गाइडलाइंस दी, कुछ सर्कुलर्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो किसी कंपनी को कैपिटल रेज करने से रिलेटेड थे, यानी कोई कंपनी अगर शेयर्स डिबेंचर्स इशू करना चाहती है तो किस प्राइस पे और किस तरह से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके आप अपने शेयर्स डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा बुक बिल्डिंग। उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था अंडर राइटिंग कमीशन और हमने ब्रोकरेज की बात की थी। तो ये सब आपने जो पढ़ा, आपने कमीशन की बात की, शेयर्स का प्राइस फिक्स किया, हमने कहा कि कंपनी डिस्काउंट पे कब इशू कर सकती है कब नहीं कर सकती है। तो इसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचेगा लाइक हमारे बोनस शेयर्स, हमारे पास स्वेट इक्विटी शेयर्स, इनको हम किस तरह से डील करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।